Hello everyone. Today we will cover this new topic that is index. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं इन्फ्लेशन को किस तरीके से रोक सकते हैं। अब हम पढ़ रहे इंडेक्सेस मतलब होता है कि दो तरह का इंडेक्सेस होता है, एक WPI होता है, एक CPI होता है। जैसे हम मेज़र करते हैं कि कौन सा सामान या इंडस्ट्री, गांव, लेबर किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये ओवरऑल इनका मकसद क्या होता है ना, कि ये गाइड कर सके मॉनेटरी को कि किस तरीके से हमें अपने टूल्स को, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ानी है, घटानी है, इन्फ्लेशन को किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो ये हम इन दोनों को मेज़र करने के बाद ही डिसीज़न लेते हैं। तो WPI को जनरल प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है, होलसेल लेबर, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, मेजर चेंज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, ये क्या होता है ना कि होलसेल लेवल पे, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है प्राइस, ये उस बेसिस पे नापती है। ठीक है, और ये जो होता है कंज्यूमर मतलब हो गया हम आम जैसे आदमी, हम आम आदमी कितना पैसा लगाते हैं उस चीज़ पे। जैसे इंक्रीज इन प्राइस एज अ कंज्यूमर विल हैव टू पे फॉर डेजिग्नेटेड कम्युनिटी बास्केट। इसका मतलब अब मैं सिंपल आपको समझाती हूँ। ये हो गया कि मंडी में कैसे मिल रहा है आलू मंडी में कैसे मिल रहा है, और हमारे पास आते आते कितना रुपए हो गया। मान लो मंडी में यही आलू 20 रुपये kg मिल रही है और हमारे पास आते आते ये 50 रुपये मिल रहा। तो बीच में जो पैसे लगते हैं वो किस में जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, किसी को अपनी प्रॉफिट लेनी उसमें जाती है, मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल मैन रख लेते हैं कुछ पैसा। तो इस तरीके से ये दोनों वे में मेज़र करते हैं ताकि हम एडजस्ट कर सकें इन्फ्लेशन को। अब बात करते हैं हम वेट इंडेक्स, किसकी कितनी वेटेज है। ठीक है, वेट इंडेक्स का मतलब होता है कि हर चीज़ की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई चीज़ लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, कोई चीज़ पर लोग कम खर्च करते हैं। आप एग्जांपल के साथ समझिए, एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ आपको यहाँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपनी इनकम की 50% खर्च खाने पर लगा रहे हैं, ठीक है, फूड पे लगा रहे हैं, और 5% इनकम आप लगा रहे हैं किसी इंजॉयमेंट पे। ठीक है, इंजॉयमेंट पे लगा रहे हैं, इंटरटेनमेंट पे लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वेटेज ज़्यादा होगी ना, फूड की वेटेज ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड, अब हम देखते हैं वहीं धीरे धीरे देखते हैं कि किस चीज़ की हमारे देश में वेटेज ज़्यादा है। तो हम पहले देखते हैं WPI को मैंने आपको अभी बताया कि इसको जनरल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अंटिल 2009 में WPI से ही कैलकुलेट किया जाता था इन्फ्लेशन। इसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट किया जाता था कि अच्छा मंडी में कैसे मिल रहा है, अच्छा इतना रुपए अच्छा इतना रुपए चल रहा, ओ ठीक है, तो ऐसे कर दो, ऐसे कर दोगे तो ऐसे घट जाएगा, ऐसे कर दोगे तो ऐसे बढ़ जाएगा। हम इंसान कितना पे कर रहे हैं, कॉमन पीपल, उस पर ध्यान नहीं था। ये कब है, 2009 से पहले की बात है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, 2009 में जैसे एक और बात बताती हूँ, 2009 के बाद CPI ऐड हुआ था। सो अब जो होते हैं ना, CPI फॉलो किया जाता है। ये जो बाकी जो इंडाइसिस थे वो सिर्फ नंबर पब्लिश करते थे, इन्फ्लेशन में कोई रोल नहीं प्ले करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, नहीं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ पे कि अंटिल 2009 ओनली WPI जो है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती थी। जो बाकी इंडाइसिस अगर जो होगी वो सिर्फ नंबर पब्लिश करती थी, अच्छा ये इतना, लेकिन इन्फ्लेशन में उसका कोई भी रोल नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, अब का जो हाल है, अब वो CPI पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे वो अब मेज़र होती है। अब जैसे आपने हमेशा सुना होगा हेडलाइन इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जब WPI CPI दोनों को कंबाइन करके निकलती है। ठीक है, अब एक और चीज़ आते हैं, क्या बोलते हैं, IMF डाटा के अकॉर्डिंग 24 कंट्री जो है आपको WPI से अपना इन्फ्लेशन मेज़र करती है, और 157 कंट्रीज़ जो होती है वो आपको CPI पे इन्फ्लेशन मेज़र करती है। तो कैसे याद रखेंगे आप, 24 एंड 157। आप करंट में देख लीजिएगा, मे बी शायद ये थोड़ा चेंज हो।
अब हम देखते हैं WPI पे हम कैसे कैलकुलेट करते थे। बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एडजस्टेड फॉर द नेट इम्पोर्ट। इसका मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ कि प्राइसेस टैक्स टेकन एट एक्स फैक्ट्री से कितना में बन रही है, ठीक है। एक्स माइन एग्री प्रोडक्ट्स मंडी प्राइस कितनी चल रही है, मतलब एक्स फैक्ट्री का मतलब ये हुआ कि आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंश्योरेंस ये सब को ना क्या करते हैं ना एक्सक्लूड कर देते थे। एक्स फैक्ट्री में क्या हुआ कि ये सब को एक्सक्लूड कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे हो गए, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको आ गए मैं बताऊँ ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, ये सारे जो एक्स्ट्रा पैसे ऊपर लग के जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 20 रुपये का चीज़ है, अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया प्लस ट्रांसपोर्ट का लगा दिया, इंश्योरेंस का लगा दिया, तो ये चीज़ मिला के कितनी हो जाएगी 30% हो गई, ठीक है। 30 रुपये हो गया, 30% या 30 रुपये जो भी आप बस समझने के लिए मान लीजिए। तो इन चीज़ को ये दो जो एक्स्ट्रा 10 रुपये थे ना, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता था होलसेल प्राइस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्या है कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अभी वही बताया, इनडायरेक्ट रेट को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता था। अब न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज़ में क्या चेंजेस आई है, इसको WPI फूड इंडेक्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, WPI फूड इंडेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, कंबाइन प्राइमरी फूड आर्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चर फूड आर्टिकल्स, ये दोनों को कंबाइन कर लेता है। मैं आपको बताती हूँ इसका बेस ईयर क्या है। 2010 से 2011। इसको रिलीज़ कौन करता है, ये प्रीलिम्स में पूछता है, इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम। इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये मंथली रिलीज़ होती है और ये लैग, इसकी टाइम लैग कितना है, 3 हफ्ता। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होते हैं ना वो 64% इसकी वेटेज है, ठीक है। देन प्राइमरी प्रोडक्ट की आपको 22.6% है, 117 प्रोडक्ट इसके अंदर आती है। एंड फ्यूल को सबसे आखिर में मानते हैं, ये 13% इसकी वेटेज है, 16 प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, माई फोन फुल, इसका मतलब हो गया M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, P फॉर प्राइमरी और F फॉर फ्यूल, ठीक है। अगर इसको करंट अफेयर से आप लिंक करिएगा तो करंट अफेयर से ये लिंक करिएगा कि 2022 और 2023 यूक्रेन के वॉर के टाइम क्या हो गया था ना, कि जो फ्यूल का 13% चल रहा है वो बढ़ के 15.08% बढ़ गया था। तो ये 30 साल में सबसे हाई पहुंच गया था, 30 साल में सबसे हाई रेट पहुंच गया था 30 साल में। ये अभी भी चलेगा क्योंकि अभी भी वही हो रहा है, ईरान और इजराइल और USA में जो चल रहे हैं वॉर। नेक्स्ट आते हैं ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या था कि ये 4 अलग अलग CPI उस टाइम हुआ करते थे, 4 अलग अलग CPI हुआ करते थे उस वक्त, ठीक है। ये बिफोर 2011 से पहले की बात है। इसमें क्या करते थे हम, इसमें हम एक करके मेज़र करते थे कि इंडस्ट्रियल वर्कर का देख लेते हैं, ठीक है। जो अर्बन में मैनुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनका देख लेते हैं कि वो किस तरीके से किस चीज़ पे वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन को अपना बढ़ाए घटाएंगे, ठीक है। तो मतलब एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका मतलब होता है कि आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी बास्केट कंज्यूमर इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर किस चीज़ पे, किस कमोडिटी पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो फूड में पता चला वो 46% करते हैं। मिसलिनियस जैसे मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब में इनका 23% है। देन थर्ड में आता है इनकी हाउसिंग, उसमें 15% जा रहा है, तो 15%। देन उसके बाद क्लोथ जिसमें सिर्फ 6.5%। एंड फिर जाती है इनकी, क्योंकि गाड़ियों तो सबके पास है नहीं, देन फिर जाती है लाइट एंड फ्यूल, उसमें 6.4%। एंड फिर लास्ट में हो गया उनका पान एंड टोबैको, कॉमन पर्सन। अब ये 46% इतना ज़्यादा क्यों है?
जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर जो हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर बेचारे आधे से ज़्यादा अपना इनकम किस में लगा देते हैं, खाना में, वहाँ से बचेगा तभी ना कुछ करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए आप ये याद कर लेना कि इसको रिलीज़ कौन करता है, लेबर ब्यूरो। इसको रिलीज़ कौन करता है, लेबर ब्यूरो इसको रिलीज़ करता है। मंथली ये पब्लिश होता है और यूज़ क्यों किया जाता है, वेज इंडेक्शन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये कि जो डियरनेस अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है, ठीक है, वो भी इसी में ही इंडस्ट्रियल वर्कर में ही इसको ऐड करके, मतलब इसी में ही उन्हें भी काउंट किया जाता था कि अच्छा उनकी कितनी है। उसी हिसाब से जब उनको ये बढ़ा दिया जाता, अगर ये बढ़ा दिया जाता तो उनके पास सैलरी भी बढ़ जाती, सैलरी बढ़ जाती तो उनके पास पैसे ज़्यादा आते, तो डिमांड ज़्यादा वो करते, जब वो डिमांड ज़्यादा करते तो इन्फ्लेशन बढ़ जाते। ठीक है, इस चीज़ को पहले इसी में इंक्लूड किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं आपको CPI UNME। CPI UNME ये क्या होता है कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ये चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2012 में। 2012 में इसको हटा दिया गया था। इसको क्या कर दिया था, इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ लिंक कर दिया गया ताकि ईजिली हम कैलकुलेट कर सकें। जब ये एग्जिस्ट करता था तब की बात है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं बट एक बार पढ़ लीजिए। आपको इसके अंदर आती है आपको डियरनेस अलाउंस, इसके अंदर आ जाती थी किसकी, एयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर की। फिर आईटी एक्ट वाले जो थे उनका भी कैपिटल गेन इसी से होता था। और CSO selected service sector contribute to GDP at FC and GDP at CP। इसका एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको कैपिटल गेन किसे कहते हैं। कैपिटल गेन किसे कहते हैं, कैपिटल गेन क्या होता है कि अगर मैंने 2010 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख की, ठीक है, और 2020 में वो 1 करोड़ में बिक रही है, 1 करोड़ में वो बिक रही है, 1 करोड़ में वो बिकने लगी, तो जो रियल गेन हमारा होता है, वो किसके अंदर आता था, वो इसके अंदर आता था। और जो टैक्स होते थे वो सिर्फ रियल गेन पे लगते थे, इन्फ्लेशन पे नहीं। कि हमें कितना, जैसे मान लो हमारी 50 लाख की इनकम हुई, 50 लाख हमारे पॉकेट में एक्स्ट्रा आया ना, तो उस पर होती थी। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि अरे 10 साल में महंगाई भी तो बढ़ी, तो जो 50 लाख की कीमत तुम समझ रहे हो वो 50 लाख की कीमत अब उतनी रही नहीं। तो जो हमारा रियल होता था ना उसी पर कैलकुलेट कर देते थे। इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया जाता था इस टाइम। नेक्स्ट आते हैं आपको एग्रीकल्चर लेबर। ये किस चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये भी 3 तरह का होते हैं, इसमें भी 3 तरह के लेबर्स होते हैं। एक तो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, एक होते हैं विलेज लेबर, गांव में जो छोटे मोटे काम करते हैं, एक होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज गांव में होती है ना, जैसे पॉटरी, वेविंग, ये सब पे काम जो करते हैं, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं इसको पहले क्या किया जाता था ना, सबको एक बराबर देख लिया जाता था। लेकिन आप भी समझिए, जो बिहार का मज़दूर है वो मुंबई के मज़दूर से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। ये अगर दाल चावल पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो हो सकता है ये किसी और चीज़ पे ज़्यादा खर्च कर सके, ठीक है। दोनों को एक ही बास्केट में ट्रैक कर लिया जाता था। ये यूज़ किस लिए होते हैं, रिवाइज मिनिमम वेज कितनी ज़्यादा है एंड एग्रीकल्चर लेबर को अलग अलग स्टेट में, उसके लिए यूज़ किया जाता था। ये लेबर ब्यूरो भी इसको पब्लिश करती है, मंथली रिलीज़ होता है, टाइम लैग इसका 3 वीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेबर ब्यूरो, मंथली रिलीज एंड टाइम लैग, ठीक है। न्यू CPI सीरीज़ हम देखते हैं। ये तो हमने ओल्ड देखा 4 तरह के होते थे। पहले तो इंडस्ट्रियल वर्कर का अलग निकालते थे कि कौन किस पे ज़्यादा खर्च करते हैं। फिर हम देखते थे अर्बन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का क्या खर्च है, किस चीज़ पे ज़्यादा हो रहा है। फिर हम एग्रीकल्चर लेबर्स को देखते थे। तो ये सबका अलग अलग निकाल के हम इन्फ्लेशन को इस हिसाब से एडजस्ट करते थे। अब हम समझते हैं कि न्यू CPI ने क्या चेंजेस लेकर आई।
और एक्चुअली हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं हम ये चीज़ कि एग्रीकल्चर जैसे गुड महंगी, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर के जो सामान है ना, गुड्स है ना, वो महंगे होंगे, तो जो एग्रीकल्चर लेबर हैं इनकी रियल इनकम जो है वो तो गिर जाएगी ना। जो कल वो 50 रुपये में चीज़ खरीद रहे थे, आज वो 50 रुपये में अगर वो पूरा थाली खा पा रहे थे, तो कल 70 रुपये की वो थाली हो गई। तो कल उन्हें जो 4 रोटी मिल रही थी 50 रुपये में, आज वो 50 रुपये में 2 रोटी मिल रही है ना। तो कहीं ना कहीं उनका जो लेबर इनकम है वो तो घट गया। इसीलिए मिनिमम वेजेस को सरकार रिवाइज करती है कि कौन कितना किस चीज़ पर खर्च कर रहा है, उसको कितना पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है, ताकि उस मजदूर की परचेजिंग पावर को वो सरकार परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट कर सके। समझ में आ रहा? ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल इसका मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मिनिमम वेजेस सीपीआई पे होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ना कि डब्ल्यूपीआई पे होना चाहिए, होलसेल पर नहीं। ठीक है, क्योंकि बीच में इनको टैक्स भी देना पड़ता है, बीच में इनके ट्रांसपोर्ट का पैसे भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम रिवाइज़ करो। इसका एक एग्ज़ाम्पल आप इसमें डाल सकते हैं मेंस में, अगर कभी क्वेश्चन आया तो, राप्ताकोस बेरेट केस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यू सीपीआई क्यों आई। ठीक है, न्यू सीपीआई इसलिए आई क्योंकि ओल्ड सीपीआई जो थी इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर या रूरल लेबर, ये ठीक है, ये सिर्फ पॉपुलेशन स्पेसिफिक सेगमेंट थी कि कौन पॉपुलेशन किस चीज़ पे कैसे कर रही है। लेकिन जो बाकी लोग थे, जैसे जो बाकी लोग कौन है, बाकी लोग हो गए आपको अर्बन मिडिल क्लास, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग हैं, इनका क्या? अरे इनके बारे में भी तो सोचो, इनको भी तो देखो कि ये किस चीज़ पर ज़्यादा खर्च करते हैं, किस तरीके से इनकी चीज़ें चलती है। तो पहले शुरू करते हैं कि जो ये था ना ओल्ड वाला, वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को ही कवर करते थे। न्यू बेस ईयर इनकी भी 2012 है, याद रख लेना। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करने वाले होते हैं MOSPI एंड NSO, ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट, ये UT हर जगह ये पब्लिश होता है। ठीक है, तो इसको पब्लिश करता है MOSPI एंड NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब आते हैं कि ये किस किस चीज़ को मेज़र करती है। तो ये CFPI जो है ये 2014 के बाद इंक्लूड हुई। इसमें 3 वेरिएंट्स हैं, एक तो रूरल, अर्बन और ये तीनों चीज़ को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, इसको फूड को अलग से क्यों लेकर आया, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी, फूड की भी वेटेज कितनी चल रही है, 49%। सबसे ज़्यादा खर्च लोग किसके करते हैं, फूड पे करते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल के साथ समझिए, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। 2023 में टोमेटो की कितनी बढ़ गई थी रेट, 200 kg बढ़ गई थी। ठीक है, तो आपका जो CFPI था ना, ये स्पाइक कर गया था। तो गवर्नमेंट ने इसी को देख के ड्यूटी को, जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, बाहर से मंगाने वाली ड्यूटी, उसको आपको स्टॉप कर दी थी, 0 कर दी थी। ये इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि किस चीज़ पर कंज्यूमर ज़्यादा खर्च कर रहा है, किसकी वेटेज ज़्यादा है, और कौन ज़्यादा स्पाइक कर रहा है और कौन घट रहा है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये काम करती है। ठीक है, एक और, अब तो ये हम समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं CPI रूरल, गांव में किस चीज़ पे ज़्यादा चीज़ें चलती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फूड और बिहेवियरेजेस पे 59%, मिसलिनियस पे 25% एंड फ्यूल पे 10.5% और क्लॉथ पे 5% ये लोग यूज़ करते हैं। तो आपको यही मैं बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका बताती हूँ आपको। तो जो रूरल मतलब जो गांव के लोग हैं, तो अपनी इनकम का आधा से ज़्यादा 59% खर्च वो कहाँ लगाते हैं, खाने में लगाते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए अनियन जो हो गया वो 20 रुपये था, 80 रुपये हो गया। तो जो गांव वाले बेचारे खर्च करते थे, कहीं ना कहीं उनकी रियल इनकम तो गिर जाएगी ना।
जो वो 20 रुपये में लेते थे अब फिर 80 रुपये में 1 केजी प्याज ले रहे हैं, तो इनकी इनकम तो गिर गई। यही सब देख के सरकार अपना काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वेट से पता चल रहा है कि कौन चीज़ ज़्यादा यूज़ की जा रही है, और अगर इसकी इनकम बढ़ जाएगी तो फिर उनका बजट, उनकी अपनी पर्सनल बजट का क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ये वेट से पता चलता है कि किस चीज़ की, जैसे मान लो मिसलिनियस है, अब ये 25% है, कहीं ना कहीं ये अगर बढ़ता है तो एज अ कंपैरिजन टू फूड ये उतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, उसके बाद इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको रोकना है, सबसे पहले इसको रोकना है, ताकि लोग इसमें भी ये ना फील करें कि भाई अब इंसान जिए तो जिए कैसे, हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं सुकून से, तो बाकी खर्च के लिए पैसा कहाँ से निकालेंगे। तो इसलिए ये वेटेज देखती है कि किस में कितना ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ को पहले रोका जाए, किस चीज़ को पहले प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बाद फिर किसको प्रोटेक्ट किया जाए, फिर किसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हम इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। सीपीआई अर्बन में हम खाना वही देखते हैं 37%, शहर के लोग 37% लगाते हैं खाने में, मिसलिनियस में 28%, क्योंकि इनको तो इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। घरों में 22%, फ्यूल 8%। हाँ, शहर की दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ। शहर की सबसे बड़ी दिक्कत है रेंट। अब रेंट जैसे कि पहले रेंट आपको मुंबई में मिलती थी 15,000 में, ठीक है। लोग क्या करते थे, खाना भले ही वो पाव भाजी खा ले, लेकिन उनको 15,000 रेंट देना है, और रेंट बढ़ गई अचानक से 20,000 हर जगह की, तो ओवरऑल प्राइस बढ़ गई ना। सीपीआई अर्बन में हम देखते हैं, यही सब देख के आपको गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। नेक्स्ट आते हैं सीपीआई कंबाइन में आ जाएंगे हमको रूरल और अर्बन का ओवरऑल वेटेज कितना है। तो ऑलमोस्ट पूरा देखा जाए तो 49% खाने में आता है, मिसलिनियस 26.3, फ्यूल में 9.4, एंड हाउस में इतना, क्लोथ में इतना। इससे हम ये पता चलता है कि जो आरबीआई ने अपनी टारगेट रखी है कि उसकी टारगेट है आपको 4% ±2%, ठीक है। 2 से 6 के बीच में नहीं बढ़नी चाहिए। सो इस अकॉर्डिंग वो मेज़र करती है अपनी टारगेट को। सो आप हमेशा ऐसे याद रखना कि खाने में, फूड में रूरल, ठीक है, फिर कंबाइन, देन फिर अर्बन आते हैं, ठीक है। और हाउस वालों को घर को लेकर घर वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, शहर वालों को होती है। अर्बन हो गया, अर्बन के बाद फिर कंबाइन आ जाएंगे, उसके बाद फिर रूरल आएंगे।